हेलो, मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी कोरोना वायरस से नियुक्त है ना? सभी अपने अपना घरों में रहिए और सेफ रहिए, ठीक है? अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या होता है, किसके लिए होता है, क्यों होता है? जो अभी तक जो मैं वीडियो पोस्ट किया हूँ वो सारा देख लीजिए, क्योंकि एक दूसरा राइट रिलेटेड है, एक दूसरे से और एक राइट रिलेटेड है, जैसे कि ह्यूमन राइट के साथ और माइनॉरिटीज़ राइट के साथ रिलेटेड है। इसीलिए एक दूसरा राइट और एक आर्टिकल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ एज वेल एज इस लेक्चर्स में मैं सभी राइट्स कंप्लीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर है। तो फिर थोड़ा धैर्य रखिए और अंत तक मेरा वीडियो देखिए, ताकि आपको भी समझ आएगा ना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे समझ में आपको आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हुआ है। एक है राइट ऑफ और यू कैन से रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मैं अपना पेन ले लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने में उतना ईजी हो जाएगा। एक है रिलीजियस माइनॉरिटी, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है? ये ही दो राइट्स है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रेफर करता है। सिमिलरली अगर पढ़े तो इन 1993 द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड 5 कम्युनिटीज़, ये लीगल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि कम्युनिटीज़ के लिए है। कौन कौन सा कम्युनिटीज़ के लिए है? वो है मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जोरास्ट्रियन है। इन सभी कम्युनिटीज़ के लिए ये राइट्स लागू किया गया है। कब? 1993 में, ठीक है? द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट। द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हुज मदर टंग इज़ डिफरेंट। इसमें क्या आपको समझ आया? इसमें ये बोल रहा है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ का डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज होता है। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि मैं 5 डिफरेंट लैंग्वेज जानता हूँ, दूसरा 2 डिफरेंट लैंग्वेज जानता है। जैसे कि अगर वो समझ में आ जाएगा उसको बंगाली, मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो लैंग्वेज बैरियर कहलाता है। बायलिंगुअल लैंग्वेज होते हैं। इसीलिए भारत एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, इसीलिए वो उनका उपाधि भी दिया गया है। ये राइट्स, ये लैंग्वेज विभिन्न प्रकार के कम्युनिटीज़ के लिए विभिन्न प्रकार के होते हैं। समझ आ गया है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि रिफ़र करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक राइट। ये राइट्स क्या होता है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? रिलीजियस मतलब क्या है? धार्मिक। रिलीजियस मतलब धार्मिक ही है ना जी, ठीक है? रिलीजियस मतलब क्या है? धार्मिक। लिंग्विस्टिक मतलब क्या है? ग्रुप्स वेर द अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ये दोनों को रिलेटेड है, एक दूसरे से को रिलेटेड है। क्यों को रिलेटेड है? जो रिलीजन बोलते हैं वो लिंग्विस्टिक होते नहीं, जो रिलीजन होते हैं वो लिंग्विस्टिक होते नहीं। सारा रिलीजन लिंग्विस्टिक होते नहीं, लेकिन सारा लिंग्विस्टिक रिलीजियस होते हैं, ठीक है? हम अब बात करेंगे उस आर्टिकल्स का जो कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप में आता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है, ठीक है? जो 6 पॉइंट है, आप देख सकते हैं 6 पॉइंट में डिफरेंट आर्टिकल भी मेंशन किया गया हूँ। डिफरेंट आर्टिकल्स भी इधर है जो कि आपको हेल्प करेगा आपको एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है? कैसा है? जैसे कि 29 आर्टिकल 1 क्या बोलता है? एनी सेशन ऑफ द सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैज़ द राइट टू कंजर्व द सेम। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? लैंग्वेज के बारे में बोलता है। आर्टिकल 29(2) क्या बोलता है? एजुकेशन के बारे में बोलता है, जो कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए रिलेटेड है। आर्टिकल 30 क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रिजर्वेशन इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे कि पढ़ाई का स्थान होता है ना, जैसे कि हम पूजा करते हैं मंदिरों में, जैसे उसी तरह पढ़ाई कहाँ पे होता है? इंस्टीट्यूशन में होता है। इसीलिए जो राइट लागू किया है जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक में, वो आर्टिकल 30 में आता है। आर्टिकल 31A क्या? आर्टिकल 31A जो कि 4th पॉइंट है, वो क्या कहता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम जानते हैं अम्बेडकर, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर हु मैन्युफैक्चर और यू कैन से द कंस्टिट्यूटर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए आर्टिकल 31A भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने में। आर्टिकल 5 और यू कैन से दैट 5 नंबर क्या बोलता है? इन द ग्रांट एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द स्टेट शुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द
on the ground that under the management of community or whether based on religious or article 32 क्या बोलता है, जैसे कि ग्रांट हम करते हैं ना जिस विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस राइट्स का क्या अधिकार है उस राइट्स का, जो ये आर्टिकल 32 में कहलाता है। सो आर्टिकल 32 बेसिकली एक्सप्लेन्स अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव। सो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव रखते हैं ना, अगर वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उनके पास नहीं जाना है, वैसे ही आर्टिकल 32 डिस्क्रिमिनेट करता है वो राइट को, कभी नहीं उसे वैसे करना है। सो लास्ट वो पॉइंट क्या करता है, कृपानी, और हु इज़ ए कृपानी, आर्टिकल 25(2) बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कृपानी है, द वियर और कैरिंग ऑफ कृपानी शाल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। सो वो सिख रिलीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है। सो आपको भी अगर MCQ में आ जाएगा कृपानी कौन है, कृपानी क्या कैरी करता है, सो आप लिख सकते हैं सिख हैव द राइट टू वियर एंड कैरी कृपानी। सो सिख लोग ही वो कृपानी अपना हाथों में रहते हैं, अपना हाथों में रखते हैं उनका धार्मिक अनुष्ठान के लिए। सो आर्टिकल 25(2) में ये लिखा गया है। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब माइनॉरिटीज़ राइट्स के लिए, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, उनका आर्टिकल्स क्या क्या है। सो आर्टिकल 347, आर्टिकल 350 एंड आर्टिकल 350B क्या बोलता है। आर्टिकल 350A, B एंड 350 एंड 347 ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए होता है। जो पॉइंट्स मैं नोट किया हूँ वो सारा M लक्ष्मीकांत से मैं एक्सट्रैक्ट किया हूँ। सो एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना नोट, अपना बुक सभी में आप मेंशन कीजिए, क्योंकि वो मेंस में आ सकता है। सो पहला पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑन डिमांड बीइंग इज सैटिस्फाइड दैट ए सब्स्टेंशियल portion of the population of a state desires the use of any language spoken by them to be recognized by that state, then he may direct that such language should also be officially recognized in that state. So आर्टिकल 347 क्या कहता है, जैसे कि हम जानते हैं ना, जैसे कि हम UPSC जब देते हैं तब हमारा ऑप्शंस रहता है, कोई भी लैंग्वेज, हमारा मर्जी का कोई भी लैंग्वेज हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गुजराती है, मराठी है, आसामी है, कोई भी लैंग्वेज हम चूज़ कर सकते हैं। वैसा ही हमारा डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं। सो डिफरेंट लैंग्वेज का डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स भी लागू किया गया है। इसीलिए वो प्रेसिडेंट ऑन डिमांड, जैसे कि उस सारी राइट्स प्रेसिडेंट के पास होता है। अगर एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट हुआ है तो प्रेसिडेंट के पास हम अनुमति लेना चाहिए और न्यू लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए। ठीक है, यही पहला पॉइंट है, जैसे कि आर्टिकल 347 बोलता है। उसके बाद आर्टिकल 350 क्या बोलता है, एवरी aggrieved person has the right to submit and represent for the redress of any grievance to any office। इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रॉब्लम करते हो लिंग्विस्टिक रूप से, सो आप ग्रीवेंस जा सकते हो अपना प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट करने के लिए उधर। ठीक है, वही ग्रीवेंस प्रॉब्लम है जो कि अथॉरिटी रिलेटेड है। सो थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है, एवरी स्टेट हैज़ एंड द लोकल अथॉरिटी इन द स्टेट शुड प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पॉइंट जैसे कि नोट भी कीजिए आप। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 350A। सो आर्टिकल 350A प्रेसिडेंट कैरी करता है मदर टंग लैंग्वेज और प्रमोट करने के लिए। सो फोर्थ नंबर पॉइंट में जो बात करना, वो प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये आर्टिकल 350A एंड B बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट रूल और मदर टंग प्रमोट करने के लिए बोल रहा है। सो ये दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ CBSE और UPSC फिल्म्स मेंस एग्जामिनेशन। हम पढ़ने जा रहे हैं और लीगल राइट्स बेसिकली क्या होता है। लीगल राइट्स वो होता है जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट प्रमोट किए हैं ना,
वही लीगल राइट्स में आता है। जैसे कि हम जानते हैं अभी अभी हुआ है बाबर मस्जिद का, वो लिंग्विस्टिक राइट्स में आता है, जैसे कि लीगल राइट में लिंग्विस्टिक सुन्नी वक्फ बोर्ड बोलते हैं ना, वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट, WAQ वक्फ एक्ट, वी विल बी रीडिंग अबाउट वक्फ एक्ट, ये क्यों प्रोविज़न हुआ है, क्यों किसके लिए हुआ है, वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। हाउ दे यूजुअली डिस्क्रिमिनेट बेस्ड अपॉन देयर ग्राउंड, हाउ द इंडियन गवर्नमेंट यूजुअली प्रमोट द लैंग्वेज बैरियर इन ईच एंड एवरी कम्युनिस्टिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, वही इस वीडियो में, इस लीगल राइट्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला राइट है, पहला एक्ट क्या है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट। इसमें क्या है, माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन प्रमोशन के लिए, माइनॉरिटीज़ का एजुकेशन का सस्टेनेबिलिटी इसमें क्या है वही इसमें बता चुका है, इस राइट्स में हम डिस्प्ले कर चुके हैं। सो अब मैं सेकेंड नंबर पॉइंट में जाता हूँ, जैसे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड। जैसे कि हम जानते हैं अभी अभी बाबर मस्जिद का मीन्स वो प्रॉब्लम सारा सॉल्व हुआ है, जैसे कि 5 एकड़ लैंड मुस्लिम लोगों को, और जिस जगह में बाबर मस्जिद है उसको डिमोलिश करके राम मंदिर बनाए जाते हैं। वही एक्ट कब लागू हुआ था, 1955, जो एक्ट 1954 से लागू है, अब 2019 में वो सॉल्व हो चुका है। सो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 अक्रॉड सस्टेन स्टेटस टू द माइनॉरिटी कमीशन सेट अप इन 1978। सो इसमें क्या बोलता है, इसमें कौन सा राइट क्या बोलता है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट। जैसे कि हम स्टेट पढ़े हैं, उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड पढ़े हैं, अब पढ़ने जाते हैं नेशनल का इसमें क्या योगदान है, नेशनल का इसमें क्या एक्ट लागू किया गया जो 1992 में। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि आपको समझना है, मेरे को नहीं, ठीक है। अब पढ़ने जा रहे हैं अगर मैं UPSC से रिलेट कर सकता हूँ, मेंस के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो पॉइंट पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन सा पॉइंट है जो कि कंसेशनल सेफगार्ड जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए लागू है, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो कि जैसे कि हम जानते हैं वो एक्स्ट्रा है। कभी भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं एक, उनका एक्स्ट्रा क्या देना है, उनका एक्स्ट्रा क्या देने से उनका मन शांत हो जाएगा, वही इसमें बता चुका है। सो माइनॉरिटीज़ वो सारा मिनिमम अमाउंट में है हमारा देश में। सो उनका राइट्स क्या क्या है, उनका राइट्स और दूसरों क्या है क्या और एक्स्ट्रा क्या है, वही इसमें बता चुका है। जैसे कि लीगल राइट्स में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। वन इज़ द इंस्ट्रक्शन थ्रू माइनॉरिटी लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ट्रांजिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन नोटिस एक्सेट्रा इनटू ऑल लैंग्वेज which are spoken by at least 15% of the total population of the district or sub district level। so जैसे कि हम जानते हैं 15% से अगर जगह ज़्यादा माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं, उनका प्रोविज़न क्या है उसमें। सो नो एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, टेस्ट और प्रोफिशिएंट इन द स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी हेल्ड बिफोर अ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन। इसमें क्या बोलता है, जैसे कि स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनका स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज में उनका योगदान क्या है, उनका स्थान क्या है, उनका मेंबरशिप क्या है उसमें, वही इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में बता चुका है। हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टुगेदर विल प्रैक्टिकल वे टू इम्प्लीमेंट। अगर हम अभी तक थ्योरेटिकल वे में पढ़ा चुका है, अब प्रैक्टिकल वे में क्या उनको लागू किया कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वे में ये सारा पॉइंट्स 1 से लेकर 12 तक, 10 11 तक सारा पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सारा मैं एक एक लाइन में आपको डिफिनेशन करके बता चुका हूँ, कॉपी पेस्ट करके बता चुका हूँ इस वीडियो में। पहला पॉइंट क्या बोलता है, अब मैं पढ़ के सुना दूंगा, आप समझ आ जाएगा। ट्रांसलेशन एंड पब्लिशन ऑफ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन नोटिस एक्सेट्रा इनटू ऑल लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन बाय एटलीस्ट 15%। जैसे कि हम जानते हैं ये वाला पॉइंट इससे रिलेटेड है, 2 नंबर पॉइंट इज रिलेटेड टू 1 नंबर पॉइंट। सो आपको तकलीफ नहीं होगा ग्रैस अप करने में। सो सेकेंड नंबर पॉइंट क्या बोलता है, डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज एज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। सो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहता है, माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज जो है वो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा लैंग्वेज है उड़िया, मेरा सेकेंडरी लैंग्वेज है वो
ट्राइबल लैंग्वेज, वैसा ही क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन इधर ज़्यादा है वैसे ही वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रिसिप्ट एंड रन रिप्लाई टू रिप्रेजेंटेशन इन माइनॉरिटी लैंग्वेज। फोर्थ नंबर पॉइंट, इंस्ट्रक्शन थ्रू मदर लैंग और मदर टंग माइनॉरिटी लैंग्वेज ऑफ द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन। फिफ्थ पॉइंट, इंस्ट्रक्शन थ्रू माइनॉरिटी लैंग्वेज द सेकेंडरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन। सिक्स पॉइंट, एडवांस रजिस्ट्रेशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रेफरेंस of linguistic minority people and inter-school adjustment. 7 point, provision of textbook and teacher in minority. So provision of textbook एंड टीचर्स इन माइनॉरिटी मीन्स इसमें क्या है, टीचर्स को भी उस लैंग्वेज में प्रमोट करना है, सैलरी देना है उनको, लेना है भारत सरकार से, वही उसको फॉरवर्ड करता है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड में आता है जो कि प्रैक्टिकली में इम्प्लीमेंट हुआ है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या क्या है वही आएगा, ठीक है, मेंस में। सो लास्ट नंबर पॉइंट में पर आप सब पढ़ सकते हैं, सारे जान सकते हैं क्या है, क्योंकि आपको ही पढ़ना है, मेरे को नहीं। हमें आपको समझ मीन्स को कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो इसमें डिस्प्ले कर चुका हूँ। आई हैव इवन डिस्प्लेड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मेंस एग्जामिनेशन। सो 10 से लेकर 11 तक वो सारा उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट है स्टेट डिस्ट्रिक्ट में उनका माइनॉरिटीज़ का ये क्या योगदान है, ठीक है, समझ आ गया है ना आप सभी को। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ का क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लीगल राइट्स में क्या क्या होता है, माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कौन कौन तो होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट क्या है उनके लिए, यूनिवर्क बोर्ड, वो सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। धन्यवाद।